स्वागत है बच्चों आपका महामैराथन क्लासेस में। बीए सेमेस्टर 6 हिंदी साहित्य की महामैराथन क्लास। देखिए, हम पार्ट 1 जो है और वीडियो में लगा चुके हैं, तो आप वहां जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा। आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 पर, जिसमें कौन सी यूनिट आएगी, पहली और दूसरी यूनिट। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं पहली और दूसरी इकाई पे। देखिए, पार्ट 1 फिर से बता रहे हैं आपको, पार्ट 1 जो है वो ऑल लाइव वीडियो में हम आपको लगा चुके हैं, तो आप उसमें से आप देखें और उसको देख लीजिए। ऑल यूनिट्स का रिवीजन हम इस महामैराथन क्लास में करने वाले हैं। जी हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में। आज हम क्या करेंगे, पहली और दूसरी यूनिट की रिवीजन करेंगे। गैस पेपर आपका ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस में लगा दिया गया है, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, उस गेस पेपर में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, लघुतरात्मक क्वेश्चंस हैं और निबंधात्मक, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं भाई, और जिसपे आपको टिक लगावा दी गए हैं। तो आप उसमें से देखकर अपनी पेपर को बेहतर से बेहतर तरीके से करें। आप वीडियो को अपलोड कर दीजिए। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें, हमारा मिशन क्या है, 10,000। जी हाँ, 10,000 का। और 14 सितंबर को हमारा क्या है, 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ये आपका और हमारा जो सफर है ना, बहुत ही अच्छा रहा है, और हम चाहते हैं आपका और हमारा साथ ही ऐसे ही बना रहे। तो हमारे इस साथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। देखिए, इससे नुकसान किसी का कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहती हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा, हेल्पफुल जो है ना, वो रहने वाला है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे और लिंक कमेंट में है, तो आप वहां से आप अपने ऐप पर इस क्लास को देखें। तो आज शुरू करते हैं अपनी महामैराथन क्लास 2026 हिंदी साहित्य, जिसमें हम क्या, बुक का नाम क्या है, कहानी साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। देखिए, पहले तो हम ये समझेंगे कि इकाई 1 में कि कहानी का अर्थ क्या है, परिभाषा, स्वरूप, तत्व। हिंदी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली जो विधा का व्यापक अध्ययन है वो क्या है, वो इसमें हम देखेंगे। पाठ्यक्रम का सिंहावलोकन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से, हमें कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना है। तो आज हम जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं तो वो कौन सी रहेगी, देखते। कहानी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्व, शिल्प, उद्भव एवं विकास। उसने कहा था इकाई 2 में आकाशदीप, पाजेब, 3 प्रमुख कहानियां। देखिए, पहली इकाई का परिचय एवं महत्व देखते हैं। यह इकाई हिंदी कहानी साहित्य की आधारभूत इकाई है। इसमें कहानी का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप तथा प्रमुख तत्वों का अध्ययन किया जाएगा। कहानी के शिल्प को समझाने से रचना प्रक्रिया स्पष्ट होगी। शिल्प मतलब है कला, कहानी को प्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं शिल्प। इसके साथ ही हिंदी कहानी के उद्भव, विकास और विभिन्न सोपानों का क्रमबद्ध अध्ययन कराया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से यह इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्धांत आधारित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। अधिगम परिणाम, कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण से कहानी की परिभाषा समझना, कौन कौन से विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या दृष्टिकोण अपने रखे हैं। तत्व एवं शिल्प, यानी इसकी जो तत्व हैं वो प्रमुख तत्व क्या है, शिल्प की गहनता प्राप्त करना क्या है, उद्भव एवं विकास क्या है, कहानीकारों का परिचय जो है वो हम पढ़ेंगे। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। कहानी वह साहित्यिक रचना है जिसमें किसी एक
मुख्य घटना या विषय को सीमित पात्रों और घटनाओं के माध्यम से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाना। देखिए कहानी जब हम सुनते हैं तो देखते हैं कि एक घटना होती है, मुख्य घटना होती है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, एक मुख्य नायक होता है और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको एक रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, उसको रोचक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो उसका एक उद्देश्य भी होता है कि वो कहानी कहना क्या चाहती है, वो एक क्रमबद्ध तरीका भी होता है। तो ये सब हम इस में पढ़ेंगे। कहानी का स्वरूप क्या है? संक्षिप्त होता है, संगठित होता है, सीमित पात्र होते हैं, ज्यादा नहीं होते, कम होते हैं, उनके चरित्र के बारे में उसको प्रस्तुत किया जाता है। भाषा जो होती है सरल और स्पष्ट होती है, सहज होती है, ताकि हम जो है उसको स्वाभाविक तरीके से उसको समझ सकें। उद्देश्यपूर्ण होती है, हर कहानी का एक उद्देश्य होता है कि उस कहानी के पीछे वो समझाना क्या चाहता है। कहानी की प्रमुख विशेषताएं देखिए, रचना या संरचना जो है, स्पष्ट एवं आकर्षक आरंभ, रोचक एवं स्वाभाविक मध्य, प्रभावशाली एवं यादगार अंत, एक सूत्रीय कथानक। देखिए आकर्षक भी होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, ताकि आसानी से हमें समझ में आए, प्रभावशाली होनी चाहिए और यादगार रहे, अंत तक हम उससे जुड़े हुए रहें। एक सूत्रीय कथानक होना चाहिए। विषय वस्तु में क्या आएगा? जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा होना चाहिए, बनावटी पर या काल्पनिक नहीं, ठीक है ना, वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ी हुई हो। स्पष्ट कथानक एवं प्रभावशाली पात्र हो, स्वाभाविक संवाद एवं उपयुक्त वातावरण, सार्थक उद्देश्य, शिक्षा और प्रेरणा हो। एक अच्छी कहानी पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करती है और मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है कि ये कहानी जो है वाकई में घटित हुई थी और ये हमें ये बताना चाहती है, और अंत तक उसका क्या है, रोचक जो है वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। कहानी के प्रमुख तत्व क्या हैं? कथानक, पात्र, संवाद। संवाद मतलब बातचीत के दौरान आपस में जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो बातचीत करते हैं, उसके दौरान हम उनके चरित्र के बारे में समझ पाते हैं कि अच्छा इसके बात करने का तरीका ये है, इसकी शब्द शैली जो है वो ये है, भाषा शैली जो है वो ये है। तो उस तरीके से हम उन पात्रों के बारे में जो है चरित्र चित्रण, उनका चरित्र के बारे में समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। फिर आता है भाषा शैली, जो कि पात्रों के अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग जो चयन किया जाता है। तत्वों का विस्तृत विवेचन क्या है? देखिए, कथानक, कथा वस्तु। कथानक कहानी की मुख्य घटना या घटनाओं का क्रम होता है, यही कहानी की आधारशिला और पूरी कहानी इसी पर आधारित रहती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी को जीवंत बनाने के लिए पात्र जरूरी हैं। उनके स्वभाव, व्यवहार, विचार, कार्यों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। संवाद मतलब बातचीत, जब पात्र अपने अपने भावनाओं को बातचीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, पात्रानुकूल, स्वाभाविक और पात्रानुकूल संवाद जो होते हैं वो कहानी को क्या बनाते हैं, रोचक बनाते हैं। भाषा एवं शैली, कहानी की भाषा जो है वो सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या है, विषय वस्तु जो होती है वो पात्रों के अनुसार हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। आपका और हमारा जो साथ है ना, वो बने रहने के लिए, और ये सफर जो है वो बहुत और अच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिले, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, तत्वों का विवेचन जारी। वातावरण, वातावरण मतलब देश का। देखिए, जो भी कहानी घटित होती है ना, वो उस समय की वातावरण कैसी होती है, कैसा परिस्थितियां होती है, और उन कैसी परिस्थितियों में वो जो कहानी हम लिखते हैं उसकी वास्तविकता को भी दर्शाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है? उस कहानी के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए कि वो हम समाज तक या पाठक तक क्या पहुंचाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, नैतिक मानवीय संदेश क्या है उसके, वो उसका होना जरूरी है। शीर्षक, शीर्षक जो होता है ना वो छोटा होना चाहिए, आकर्षक और कहानी के विषय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब कहानी का शिल्प क्या है? कहानी का शिल्प मीन्स कला क्या है? उस कहानी को प्रस्तुत करने की कला क्या है?
ठीक है ना, उसी को ही कहते हैं शिल्प। शिल्प का अर्थ है कहानी को रचने और प्रस्तुत करने की कला। उसी को ही प्रभावशाली तरीके से उसको बना देती है कहानी को, उसको ही कहते हैं कला, शिल्प। कहानी के शिल्प के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? देखिए, हमने ये तो समझ लिया कि शिल्प क्या होती है, कला होती है, उसको क्रमबद्ध रूप से कहानी को वास्तविक तरीके से उसको प्रस्तुत करना। अब उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं कि हम उस कहानी को किस तरीके से प्रभावशाली, और कला क्या है, उस कला के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। भाई, पहला तो सबसे पहले कथानक का संगठन आता है। घटनाओं का क्रम स्वाभाविक और तार्किक होना चाहिए। प्रत्येक घटना अगली घटना से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कहानी का बीच का जो वर्णन है वो सबसे पहले दिखा दिया और सबसे पहला वाला है जो अंत में दिखा दिया, तो ऐसे नहीं होती है। हर घटना जो होती है वो स्वाभाविक होती है और तार्किक तरीके से क्रमबद्ध रूप से होती है, और एक कहानी दूसरी कहानी से जुड़ी हुई होती है। पात्रों का प्रस्तुतिकरण, कैरेक्टर्स जो होते हैं, पात्र जो होते हैं, वो उनका स्वभाव, व्यवहार, विचार स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। संवाद योजना, संवाद जो होती है ना, बातचीत जो होती है, छोटे छोटे और स्वाभाविक पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। ऐसे हमने जो भी कैरेक्टर जिसको दिया है उसके अकॉर्डिंग संवाद होने चाहिए, तभी व्यक्तित्व जो होता है वो स्पष्ट रूप से पता चलता है। भाषा एवं शैली, भाषा सरल, सहज और स्पष्ट, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, जिससे वो वातावरण के अनुकूल भी हो तो वो समझने में स्वाभाविक लगती है। वातावरण निर्माण, देश, काल, परिस्थितियों का उचित चित्रण कहानी को वास्तविक और विश्वसनीय बनाता है। शिल्प का महत्व क्या है? देखिए, शिल्प जरूरी क्यों है? पहले तो ये समझते हैं कि शिल्प जरूरी क्यों है। भाई, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आत्मा के जैसे है। अगर इसको तरीके से ही नहीं कहा गया, इसको रोचक तरीके से नहीं किया गया, तो ये जीवंत नहीं लगेगी, यादगार नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं लगेगी। तो इसलिए शिल्प विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाता है। पाठक कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। कहानी जो है वो यादगार बढ़ती है, मतलब जो भी पाठक पढ़ता है उसको लंबे समय तक वो कहानी याद रहती है और उसके जीवन में उपयोगी होती है। लेखक की रचनात्मकता प्रकट होती है कि लेखक ने किस तरीके से इसको रचा है। एक सफल कहानी के लिए विषय के साथ साथ उसका शिल्प की समान रूप से महत्वपूर्ण रखता है। पहले कथानक आता है, फिर कला आती है यानी शिल्प आता है, और इसी तरीके से संपूर्ण कहानी जो है वो सफलता को प्राप्त होती है। हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास, मतलब कब उद्भव कब हुआ और विकास कैसे, उसका जो है यात्रा कैसे रही। हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण गद्य विद्या है। इसका विकास धीरे धीरे विभिन्न साहित्यिक और सामाजिक परिवर्तनों के साथ हुआ। समय के अनुसार कहानी के विषय, भाषा और शैली का उद्देश्य परिवर्तन आता गया। देखिए, हर चीज में परिवर्तन आता है, तो कहानी में भी अंतर आया, भाषा भी बदली, शैली, उसका तरीका और उसके उद्देश्य में भी परिवर्तन आए। हिंदी कहानी का प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। देखिए, हिंदी कहानी का प्रारंभ जो है ना वो कब माना जाता है? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। जी हाँ, इसका कहानी का जो प्रारंभ है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है। प्रारंभिक कहानियों में मनोरंजन, नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। धीरे धीरे कहानी ने स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में अपना स्थान बना लिया। पहले तो कहानियां जो है ना मनोरंजन की दृष्टि से या नैतिक शिक्षा की दृष्टि से होती थी, फिर धीरे धीरे क्या हुई, स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में इसने स्थान ले लिया। हिंदी कहानी के विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? देखिए, हमने 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुई, अब उसके चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पूर्व प्रेमचंद्र काल। फिर है आता, उसमें क्या हुआ, पूर्व प्रेमचंद काल में क्या हुआ, कहानी का स्वरूप विकसित हो रहा था। भाषा एवं शैली पर विशेष ध्यान, नैतिक और आदर्श पर वाद पर प्रमुख ध्यान दिया गया। फिर है प्रेमचंदोत्तर काल। इसमें क्या था, विषयों का विस्तार, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक परिवर्तन में लाना था। समकालीन कहानी में क्या था, स्त्री शिक्षा, दलित विमर्श, सामाजिक न्याय,
बदलते परिवेश का व्यापक चित्रण हुआ इसमें। प्रेमचंद युग में क्या था? प्रेमचंद युग में देखिए, पहले पूर्व प्रेमचंद काल हुआ, फिर प्रेमचंद युग आया, फिर आया प्रेमचंदोत्तर काल, फिर आया आपका स्वातंत्रता काल, और अंत में आया समकालीन काल। तो प्रेमचंद युग में क्या था? हिंदी कहानी का स्वर्ण काल माना जाता है। जब पूर्व प्रेमचंद काल, देखिए, पूर्व यानी पहले प्रेमचंद काल, उसके बाद आता है प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर काल। उत्तर मतलब फिर उसमें ढलान की तरफ से आता है कि प्रेमचंदोत्तर काल शुरू हुआ। फिर आता है आपका स्वातंत्र्योत्तर काल, मतलब स्वतंत्र हुआ, बंदिश नहीं थी। नई कहानी, आंदोलन, मानसिक स्थिति, अकेलापन, पारिवारिक संबंध, आधुनिक जीवन से उनको जुड़ना। फिर आया आपके सबसे अंत में समकालीन कहानी, जिसमें क्या है? स्त्री की चेतना है, दलित विमर्श, सामाजिक न्याय, बदलते परिवेश का व्यापक चित्रण। ये सब अलग अलग अपने अपने युगों में, अपने अपने चरण में जब आगे बढ़े तो इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुए, और वो परिवर्तन हम आगे पढ़ते हैं। हिंदी कहानी के विकास के सोपान कौन कौन से हैं? देखिए, प्रारंभिक सोपान जो है उसमें मनोरंजन, नैतिक मूल्य या नैतिक शिक्षा, आदर्शवाद का प्रभाव, भाषा सरल, कथानक सीधा। फिर आता है आपका प्रेमचंद युग, जिसमें क्या हुआ? प्रेमचंद युग में समाज की वास्तविक समस्याएं, किसान, मजदूर, गरीब और शोषित वर्ग का यथार्थ चित्रण, कहानी समाज का सुधार का माध्यम बन गई। क्या यानी कहानी सुनाकर या कहानी को प्रस्तुत करके हम समाज को सुधारने का माध्यम, जरिया बना सके। प्रेमचंदोत्तर सोपान में क्या हुआ? व्यक्ति के मन, भावनाओं, संबंध, संघर्षों और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का चित्रण हुआ। नई कहानी का दौर जब आया तब उसमें क्या हुआ कि अकेलापन, पारिवारिक संबंध, मानसिक तनाव, बदलते सामाजिक मूल्य, अधिक यथार्थवादी जो है उनका वर्णन हुआ। समकालीन में स्त्री चेतना, दलित विमर्श, ग्रामीण जीवन, सामाजिक असमानता और मानवीय अधिकारों का वर्णन हुआ। सोपानों की तुलना हम करते हैं। प्रारंभिक काल में देखिए नैतिकता और आदर्शवाद रहे। फिर विशेषता क्या थी? भाषा सरल और सीधा कथानक था। प्रेमचंद युग में क्या था? सामाजिक यथार्थ, शोषण और यथार्थवाद, समाज सुधार। और प्रेमचंदोत्तर में क्या हुआ? मनोविज्ञान, व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और नई कहानी में अकेलापन, आधुनिकता। और विशेषता क्या थी? व्यक्ति केंद्रित, यथार्थवादी। समकालीन में स्त्री, दलित, ग्रामीण। और विशेषता क्या रही? विविधता और मानसिक न्याय। देखिए, प्रमुख हिंदी कहानीकारों का योगदान क्या क्या रहा? सभी ने अपनी अपनी तरफ से कहानी को आगे बढ़ाया, समृद्ध बनाने के लिए अनेक साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रत्येक कहानीकार ने अपने समय की परिस्थितियों, समाज और मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुंशी प्रेमचंद एवं गुलेरी। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद को हिंदी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण कहानीकार माना जाता है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, निर्धनों और सामान्य लोगों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया। उनकी कहानियों में सामाजिक सुधार और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय मिलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपनी कहानी को नई दिशा दी। उनकी कहानी उसने कहा था। देखिए, चंद्र शर्मा ने एक कहानी प्रस्तुत की, उसका नाम था उसने कहा था। हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती है। इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। जयशंकर प्रसाद और एम जैनेन्द्र कुमार। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में भावुकता, आदर्शवाद, सौंदर्य बोध और मानवीय संवेदना का विशेष स्थान है। उन्होंने हिंदी कहानी को कलात्मक और साहित्यिक गरिमा प्रदान की। आकाशदीप उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र ने मनोवैज्ञानिक कहानी की एक विशेष महत्व दिया है। उनकी रचनाओं में पात्रों के मनोभाव और आंतरिक संघर्षों का गहन चित्रण किया गया है। पाजेब इसकी मनोवैज्ञानिक शैली की उत्कृष्ट कहानी है। अन्य प्रमुख हिंदी कहानीकार देखिए, जो मुख्य मुख्य थे वो हमने चर्चा की। अब इनके अलावा भी हिंदी कहानीकार के जो हैं वो प्रमुख हैं। आगे शरणदाता, मानवीय संवेदना और शरणार्थी जीवन का मार्मिक चित्रण।
भीष्म साहनी, जिन्होंने लिखी चीफ की दावत, पारिवारिक संबंध और सामाजिक उपेक्षा का कटु यथार्थ। और रागे रागे ने लिखा गदर, ग्रामीण जीवन, जातीय संघर्ष और मानवीय अस्मिता। मनु भंडारी, मनु भंडारी ने अकेली, जिसमें स्त्री चेतना, अकेलापन, उसका एकाकीपन, आधुनिक नारी का संघर्ष उसमें बताया। अमरकांत, अमरकांत में आता है जिंदगी और जोक, निम्न वर्गीय जीवन, शोषण और आर्थिक असमानता। फिर आता है मालती जोशी, जिसमें है स्नेहबंध, पारिवारिक स्नेह और रिश्तों की महीन बुनावटें जो है, बुनावट जो है उसके बारे में बताया है। समकालीन महिला कहानीकार, देखिए मैत्रेयी पुष्पा, फैसला, स्त्री अधिकार, ग्रामीण जीवन और पारंपरिक सामाजिक ढांचे के विरुद्ध स्त्री की आवाज का सशक्त चित्रण है। स्त्री विमर्श की प्रमुख लेखिका है। रत्न कुमार सांभरिया, फुलवा, रत्न कुमार सांभरिया ने कौन सी लिखी? फुलवा। राजस्थानी ग्रामीण जीवन की दलित और वंचित वर्ग की पीड़ा, सामाजिक भेदभाव का यथार्थ चित्रण, भाषा में लोक रंग की विशेषता है। राजी सेठ ने गलत होता पंचतंत्र, परंपरागत मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह, आधुनिक जीवन की जटिलताएं और पारिवारिक संबंधों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है गलत होता पंचतंत्र में। कहानी का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वह समाज और मानव के जीवन का दर्पण है। मतलब वो समाज में जो भी घटित होता है ना, या मानव मन में जो जो चलता रहता है, उसका एक दर्पण है। जिस तरीके से हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, हमारा पूरा जो होता है ना वास्तविकता नजर आती है, वैसे ही ये कहानी जो है वो समाज और मानव के जीवन का दर्पण है। एक अच्छी कहानी पाठक का मनोरंजन भी करती है, उसके साथ साथ उसके सोचने, समझने और जीवन से कुछ सीखने की प्रेरणा प्रत्येक मतलब लेखक की यही कोशिश रहती है कि वो अपनी कहानी के माध्यम से किसी न किसी विचार, भावना या फिर संदेश जो है वो पाठक तक पहुंचाने का प्रयास करता है। हिंदी कहानी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? संक्षिप्तता, यानी छोटापन, आकार छोटा हो लेकिन घटनाएं जो है वो प्रभावशाली हो, आवश्यक घटनाएं हो। एकता, संक्षिप्तता के बाद में आती है एकता। एक प्रमुख कथानक पाठक की रुचि में अंत तक बनी रहती है। रोचकता, स्वाभाविक क्रम, अंत तक पाठक जो है उससे जुड़ा हुआ रहे। यथार्थवादी, वास्तविकता होनी चाहिए, जो परिस्थितियां समाज में थी या उनके अकॉर्डिंग जो घटनाएं हुई थी उनके आधारित। उद्देश्य, शिक्षा, प्रेरणा और सामाजिक संदेश प्रत्येक कहानी का मूल लक्ष्य होता है। इकाई 1 का सारांश देखते हैं। कहानी में हम देखेंगे परिभाषा, 7 तत्व है, जिसमें तत्व कौन कौन से हैं? कथानक, पात्र, संवाद, भाषा शैली, वातावरण, उद्देश्य और शिक्षक सभी अनिवार्य हैं। शिल्प मीन्स कला होता है, उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना होता है, श्रेष्ठ को। 5 सोपान है, जिसमें सोपान है आपके प्रारंभिक, प्रेमचंद है, फिर प्रेमचंदोत्तर, नई कहानी, समकालीन कहानी। इकाई 2 की तरफ चलते हैं। हिंदी कहानी साहित्य। देखिए, हिंदी कहानी साहित्य, इस कहानी में क्या क्या पढ़ेंगे हम? उसने कहा था, ये चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है। चंद्र शर्मा गुलेरी की ये जो ना उसने कहा था, उसमें प्रेम, त्याग और वचन पालन की अमर कहानी है कि किस तरीके से एक मासूम प्रेम होता है बचपन में, और वो किस तरीके से वो बचपन का मासूम प्रेम जो है वो आगे तक किस तरीके से विश्वास और त्याग पर जाकर विकसित होता है। तो उसने कहा था। फिर है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की आशा, विश्वास और आदर्श प्रेम की प्रेरणादायक कहानी। फिर आती है पाजेब, जैनेन्द्र कुमार, बाल मन और पारिवारिक विश्वास की मनोवैज्ञानिक कहानी। इस इकाई से क्या सीखेंगे हम? देखिए, कथानक को समझना, इस कहानी की घटनाओं को क्रम से समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। पात्रों का चरित्र चित्रण, कि पात्रों के गुण, स्वभाव और उनके महत्व को हम पहचान पाएंगे कि हमारे जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए। उद्देश्य और संदेश, लेखक ने कहानी के माध्यम से क्या कहना चाहा है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। भाषा और शैली, प्रत्येक लेखक की भाषा की विशेषताएं और शैली को पहचानेंगे।
उसने कहा था। किसने लिखी है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने। देखिए, उसने कहा था, ये कहानी जो है ना, ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। यह एक प्रेम और वचन की पालना, कर्तव्य और बलिदान की भावना को अधिक मार्मिकता के साथ प्रस्तुत करने का ढंग है। कहानी की शुरुआत अमृतसर के एक बाजार से होती है। वहां एक दिन लहरा सिंह की मुलाकात एक छोटी सी बच्ची से होती है। दोनों के बीच में एक मासूम बातचीत होती है, जिस तरीके से हम बचपन में किस तरीके से बात करते हैं। लहरा सिंह उससे कई प्रश्न भी पूछता है। धीरे धीरे दोनों में अपनापन हो जाता है। यह बचपन की एक सरल, मासूम और कहते हैं ना निष्कपट, जिसमें कोई छल कपट या बनावटीपन नहीं है, उसके मन में हमेशा के लिए वो छवि जो है ना बस जाती है। समय बीतता जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। कई वर्षों के बाद लहना सिंह सेना में भर्ती हो जाता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग जीवन है। और वो जीवन के साथ साथ और उम्र के साथ साथ बड़े हो रहे हैं और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो लहना सिंह क्या है, फौज में भर्ती हो गया है और प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचता है। संयोग से वहां पर उसकी मुलाकात उसी छोटी बच्ची से हो जाती है, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। उसकी शादी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन चुकी है, वो सूबेदारनी बन चुकी है। लहना सिंह को पहचान लेती है। भाई वो तो पहचान लेती है कि ये जो है वो कौन है, लहना सिंह है। उसने लहना सिंह को कहा प्रथम विश्व युद्ध में जब भेंट होती है तब, कि देखो मेरा पति है और मेरा बेटा बोधा सिंह है, उनकी रक्षा करना। तुम मुझे वचन दो, तुम इन दोनों की रक्षा करोगे। संकोच से वो वचन जो है स्वीकार भी कर लेता है। युद्ध प्रारंभ होता है। भीषण गोलेबारी होती है। कठिन परिस्थितियों में भी लहना सिंह को अपने वचन का पूरा ध्यान होता है। वो अपनी प्राणों की परवाह नहीं करता है, बल्कि सूबेदार और बोधा सिंह है, यानी बोधा सूबेदार कौन है, उस बच्ची का जो अब सूबेदारनी बन चुकी है, ठीक है ना, उसका पति है। ठीक है, उसका पति बन गया है लहना सिंह, और बेटा कौन है, बोधा सिंह है। तो उन दोनों की रक्षा करता है भी अपने प्राणों की बिना परवाह किए बिना। और वह अनेक संकटों का सामना करता है। अंततः वह गंभीर रूप से घायल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अंतिम क्षणों तक भी वह उन उस वचन की पालना करता है। उसने बचपन में किए गए विश्वास और सूबेदारनी से किए गए वचन को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उसने कहा था, इसमें प्रेम, वचन, पालना, कर्तव्य और बलिदान की अमर कहानी है। लहना सिंह कौन है, मुख्य नायक है, वीर सैनिक है। सूबेदारनी कौन है, बचपन की मित्र है, जो कि वचन देने वाली है। सूबेदार हजारा सिंह कौन है, सूबेदारनी के पति हैं। और बोधा सिंह जो है वो सूबेदार का पुत्र है। इसमें सच्चा प्रेम, त्याग, कर्तव्य और वचन पालना में होता है। कहानी का सार यही है कि ये शुरुआत कहाँ होती है, अमृतसर के बाजार में होती है, और एक बचपन की मासूम मुलाकात होती है, जो कि विश्वास होता है एक दूसरे पे, निष्कपट जो होता है ना, वो मुलाकात है। विश्व युद्ध के मोर्चे पर पहुंचती है, वहां दोनों की फिर से मुलाकात होती है। उस वो लहना इसको क्या लहना सिंह को पहचान जाती है और कहती है कि मेरे पति और पुत्र की जो तुम है वो रक्षा करना। और उसको ये विश्वास भी होता है। तो ये जो लहरा सिंह है वो अपने बिना प्राणों की परवाह किए बिना उन दोनों की, उसको पता है कि मुझ पर उसने विश्वास किया है और मैंने उसको वचन दिया है, तो वो बिना स्वार्थ के, स्वार्थ रहित, अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने वचन की पालन करता है। प्रश्न आएगा, उसने कहा था का कथा सार क्या है? आप कथासार में ये लिखेंगे कि ये कहानी जो है अमृतसर के एक भीड़ भाड़ बाजार में शुरू होती है। यहाँ एक छोटा लड़का जो है लहना सिंह है, एक छोटी लड़की की मुलाकात होती है। लड़की बार बार पूछती है, तेरी गुड़माई कुड़माई हो गई क्या, मतलब शादी हो गई क्या? यह सवाल दोनों के बीच में एक अनोखे रिश्ते की शुरुआत करते हैं, और मासूम बातचीत जो है वो चलती रहती है और हमेशा के लिए मन में और दिमाग में एक छाप, गहरी छाप छोड़ देती है। कहानी का मध्यम के भाग क्या है? वर्षों बाद लहरा सिंह फौज में भर्ती होता है। युद्ध पे जाने, प्रथम विश्व युद्ध में फिर से उनसे मुलाकात होती है। अब दोनों क्या होते हैं, वो विवाहित हो चुके हैं। वह लहना सिंह को पहचान लेती है, अपने पुत्र और पति के रक्षा के लिए कहती है, और वो लहना सिंह उन्हें वचन दे देता है। देखिए, कहानी का
सार हम बार बार पढ़ चुके हैं। मुख्य संदेश कहानी यही देना चाहती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है, वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। शीर्षक उसने कहा था क्यों सार्थक है? देखिए, उसने कहा था, उसने किसने? सूबेदारनी ने कहा था। और निभाया किसने था? उसने लहना सिंह ने निभाया था, अपने प्राणों की परवाह किए बिना। तो अंत तक ये सार्थक रहा। शीर्षक किससे जुड़ा हुआ है? शीर्षक एक वचन से जुड़ा हुआ है जो लहना सिंह ने उस स्त्री को दिया था, कि उसने कहा था, यानी उस स्त्री ने कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। तो अंत तक ये सार्थक रहा। शीर्षक की भावना क्या है? ये 3 शब्द उसने कहा था पूरी कहानी की आत्मा बन गए। प्रेम, विश्वास, कर्तव्य और त्याग की भावना इन्हीं 3 शब्दों में समाई हुई है। ये पूरी कहानी जो है इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द चलती है। कि उसने कहा है बचपन का ये प्रेम था, निश्चल प्रेम था, ठीक है ना, इसमें कोई छल कपट नहीं था, एक मासूम बातचीत थी जो कि बड़े हुए थे तब तक मन और दिमाग में जो है वो छपी हुई थी। विश्वास था कि मैंने इसको कहा है तो ये बिल्कुल मेरे बात को पूरा करेगा। कर्तव्य और त्याग की भावना इन्हीं तीनों शब्दों में है। कर्तव्य और त्याग मतलब उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसने उनकी रक्षा की, कर्तव्य निभाया, वचन को पूरा किया। शीर्षक की सफलता। देखिए, शीर्षक पढ़ते ही पाठक के मन में जिज्ञासा जागती है। किसने कहा था, क्यों कहा था और कब कहा था, वास्तविक अर्थ है क्या? तो उसको पाठक के मन में क्या है, उस वास्तविकता को जानने की जिज्ञासा जो है ना वो जगी रहती है। तो शीर्षक की सफलता सार्थक है। शीर्षक की 5 विशेषताएं हैं। छोटा और आकर्षक है, कहानी की मुख्य घटना से जुड़ा हुआ है, मूल भावना को व्यक्त करता है, जिज्ञासा जगाता है। जी हाँ, अंत तक सार्थक रहता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न आता है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, कहानी को पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि उसका चरित्र कैसा था, लहना सिंह का। ये मुख्य पात्र है। वह एक साधारण सैनिक है, लेकिन उसके गुण उससे असाधारण बना देते हैं। लेखक गुलेरी ने उसके माध्यम से बताया कि एक आदर्श इंसान कैसा होता है। लहना सिंह की चरित्र की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। सच्चा और निष्काम प्रेमी है, वह उस लड़की से पवित्र प्रेम करता है, लेकिन कभी स्वार्थ नहीं रखता उससे, उसकी खुशी को ही अपनी खुशी मानता है। वचन का पक्का है, जिसने एक बार में ही वचन दे दिया कि ठीक है, अपने प्राणों की बाजी लगाकर बिना परवाह किए उन दोनों की, पति और पुत्र की रक्षा करता है। साहसी सैनिक है, निर्भीक होकर बिना डरे युद्ध भूमि में। और युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बिना डरे निर्भीक रूप से लड़ता है, कठिन परिस्थितियों का हिम्मत के साथ सामना करता है। कर्तव्यनिष्ठ है, व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपना फर्ज निभाता है, उसके लिए कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। त्यागी और बलिदानी है, दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता, आदर्श नायक है। लहना सिंह एक आदर्श नायक है, कैसे? देखिए, सच्चा प्रेम वह है जो दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। लहना सिंह भी वही है, उसने भी वही किया। प्रेम क्या था? निष्काम और पवित्र था, सैनिक, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ, और इंसान कैसा था? त्यागी और वचनबद्ध। उसने कहा था सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखेंगे हम? देखिए, जब व्याख्या आती है तब हम क्या करते हैं कि पंक्तियां पढ़ेंगे, कुछ पंक्तियां पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था पाठ से लिया गया है। तो ये प्रसंग में आता है। ये चीजें क्या लिखते हैं हम? प्रसंग जब लिखना होता है ना, तो सप्रसंग व्याख्या में हम प्रसंग लिखते हैं, हेडिंग डालना आप प्रसंग की, और फिर आप उसके नीचे लिखेंगे यह गद्यांश चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से लिया गया है। इसमें लहना सिंह के व्यक्तित्व, कर्तव्य निष्ठा, प्रेम और वचन पालना का मार्मिक चित्रण है। फिर व्याख्या के समय आप जो मुख्य बिंदु लिखने वाले हैं ना, वो कौन कौन से लिखेंगे आप? लहना सिंह आदर्श साहसी और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है, वह हर हाल में अपना वचन निभाता है, युद्ध में भी मानवता जीवित रहती है। देखिए, मानवता जीवित है कि मुझे इन व्यक्तियों को बचाना है, अपने प्राण की परवाह किए बिना। घायल हो जाता है वो, उसके बावजूद भी मानवता जीवित रहती है। कहानी प्रेम, निष्ठा और बलिदान का संदेश देती है। टिप्पणी में आप
अंत में लिखेंगे भाषा सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण और पंजाबी परिवेश से युक्त है। युद्धकालीन वातावरण का यथार्थ चित्रण है। इसमें युद्ध का वर्णन हुआ है, यथार्थ चित्रण हुआ है, जैसा जैसा घटित हुआ था उस समय, और भावनात्मक पक्ष दोनों के समान महत्व दिया गया है। आकाशदीप में हम क्या पढ़ेंगे? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। देखिए आकाशदीप में क्या है, पहले तो हम समझते हैं आकाश मतलब आसमान, दीप मतलब उसमें अंधेरे को में भी प्रकाश दिखाना, दीपक दिखाना। आकाशदीप प्रेम, त्याग और आशा, मानवता की भावना पर आधारित एक अत्यंत संवेदनशील कहानी है। कहानी की नायिका जो है वो चंपा है। वह सरल, संवेदनशील और त्यागमयी स्वभाव की युवती है। इसके उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, फिर भी वह किसी अपने आदर्शों से समझौता नहीं करती है। कहानी में बुद्ध गुप्त एक महत्वपूर्ण पात्र है। वह चंपा के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके प्रति सम्मान तथा प्रेम की भावना रखता है। दोनों के बीच में आत्मीय संबंध है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें सहज जीवन नहीं जीने देती। चंपा अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक दूसरों के कल्याण को महत्व देती है। वह अपने जीवन के निर्णय भी दूसरों की भलाई के को ध्यान में रखकर ही लेती है। उसके चरित्र में त्याग, धैर्य और सेवा की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। कहानी का शीर्षक आकाशदीप। आकाशदीप का मतलब प्रतीक क्या है? आशा, प्रकाश और मार्गदर्शन से है। ठीक है ना? आशा है, उम्मीद है, प्रकाश है, दीप दिखाना मतलब प्रकाश, मार्गदर्शन करना मतलब रास्ता बताना। जैसे अंधकार में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही चंपा अपने त्याग, प्रेम और आदर्शों से दूसरे के जीवन को दिशा देती है, मार्गदर्शन करती है, रास्ता बताती है। कहानी के अंत में लेखक यह संदेश देते हैं कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, समर्पण और दूसरों के सुख के लिए जीने का नाम है। आकाशदीप का देखें क्या है। आकाशदीप में सबसे पहले तो यही ध्यान में रखना है कि प्रेम, त्याग, आशा और मानवता की भावना पर आधारित संवेदनशील कहानी है, जिसमें चंपा कौन है? नायिका है। क्या है? त्यागमयी और संवेदनशील युवती है। बुद्धगुप्त कौन है? चंपा के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पात्र है। सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बने, रास्ता दिखाए, प्रकाश दिखाए, मार्ग प्रशस्त करे, उसे कहते हैं। कहानी का सार क्या है? चंपा एक त्यागमयी नायिका है जो अपने व्यक्तिगत सुखों को महत्व नहीं देती है, जबकि दूसरों के कल्याण को महत्व देती है। आकाशदीप आशा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। जैसे अंधकार में दीपक रास्ता नहीं दिखाता है, वैसे ही चंपा जो है अपने प्रेम से और अपने बातों से या अपने अनुभवों से जो है दूसरों को मार्ग दिखाती है। मुख्य संदेश क्या है? सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग, समर्पण और दूसरों के सुख के लिए जीना का नाम ही है। त्याग, सेवा और मानवता सर्वोच्च है। आकाशदीप का कथा सार क्या है? देखिए आकाशदीप जो है प्रेरणादायक कहानी है। इसमें मानवीय संवेदनाएं हैं, आदर्श प्रेम है, त्याग और जीवन की उच्च मूल्यों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। कहानी का आधार क्या है? देखिए कहानी का आधार भावनाएं और जीवन के आदर्श हैं। पात्र प्रेम, विश्वास और आशा की भावना को जीते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी वे हार नहीं मानते, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है शीर्षक का अर्थ क्या है। देखिए आकाशदीप, आकाश मतलब आकाश में दिया जलाना, दीपक जलाना। आशा और अंधकार आशा और प्रकाश का प्रतीक है। जैसे अंधकार में दीपक जलाकर रास्ता दिखाया जाता है, वैसे ही जीवन में मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए शक्ति दी जाती है या उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहानी का संदेश, सच्चे मानवीय संबंध केवल स्वार्थ पर नहीं होते हैं, बल्कि त्याग, विश्वास और संवेदनशीलता पर टिके होते हैं। कहानी का वातावरण भावनात्मक और प्रेरणादायक है। आकाशदीप कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आशा है, यानी जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों नहीं आए, हमें आशा बनाए रखनी चाहिए। आशा रूपी दिए को जलाए हुए रखना चाहिए। विश्वास होना चाहिए। आपसी विश्वास और संवेदनशीलता से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। त्याग, सच्चे प्रेम में त्याग की भावना सबसे ऊंचा स्थान रखती है। आकाशदीप शीर्षक की सार्थकता क्या है? देखिए सार्थकता ये है कि जो ये शीर्षक है ना, वो अंत तक
इस पे कसौटी पर खरा उतरता है। आकाश में दिया जलाना, शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। कहानी से संबंध क्या है कि भाई पात्र कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी क्या है, निराश नहीं हुआ है। उसने अपने जीवन में विश्वास और आशा का दिया जो है ना वो जलाए हुए रखा है। प्रतीकात्मक, इसमें क्या है कि पाठक जो है कहानी समाप्त होने पर भी पाठक का अनुभव जो है ना वो बना हुआ है। सकारात्मक सोच है, उजाले का प्रतीक जो है वो दिया। शीर्षक की 5 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? देखिए, संक्षिप्त है, छोटा है और सुंदर है, आकर्षक है, पाठक को तुरंत समझ में आ जाता है। प्रतीकात्मक है, आशा और विश्वास का प्रतीक है। उद्देश्यपूर्ण है, कहानी के संदेश को स्पष्ट करता है। आकाशदीप सह प्रसंग व्याख्या। देखिए, आकाशदीप सह प्रसंग व्याख्या, प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यांश छायावादी युग के महासाहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से लिया गया है। इसमें प्रेम, त्याग, आदर्शवाद, आशा, मानवीय संवेदना का उनका महत्वपूर्ण चित्रण हुआ है। देखिए, ये जब कोई भी आकाशदीप से आपकी व्याख्या पूछी जाएगी तब ये पंक्तियां आप लिखेंगे प्रसंग में। व्याख्या के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे आपके? कहानी में प्रेम और त्याग की भावना प्रमुख है। आकाशदीप आशा, विश्वास और जीवन मूल्यों का प्रतीक है। पात्र अपने आदर्शों के प्रति समर्पित है। कहानी जीवन में आशा और विश्वास का संदेश देती है। टिप्पणी में आप लिखेंगे भाषा संस्कृत निष्ठ, साहित्यिक, भावपूर्ण और काव्यात्मक है। लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से शैली को सफल प्रयोग किया है। प्रकृति चित्रण अत्यंत सजीव और कलात्मक है। यह कहानी छायावादी भावधारा की उत्कृष्ट प्रतिनिधि। देखिए, जब जयशंकर प्रसाद नाम आता है ना वो छायावादी ही हैं, कवि हैं, ठीक है ना। मानवीय संवेदना और सौंदर्य बोध की प्रधानता इसमें विशेष रही है। पाजेब, देखिए पाजेब जो है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि पाजेब क्या है। भाई एक बाल मन की सरलता को बताया है कि परिवार में जब एक चीज गुम हो जाती है ना तब परिवार में कैसे कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं बिना किसी बात को पूरा जाने बिना, और हम कैसे कैसे कर देते हैं, और उस बाल मन में कैसे प्रश्न उठते हैं, वो कैसे कैसे सोचता है, ठीक है ना। हम विश्वास खो देते हैं एक बार के लिए, तो वो अविश्वास से कैसे उत्पन्न होती हैं, वो घर में बेचैनी का माहौल हो जाता है। वही इस कहानी में बताया गया है कि पाजेब खो जाती है और परिवार वाले सब क्या है प्रश्न उठाने लग जाते हैं कि उस पाजेब को ढूंढते भी हैं और बच्चे पर शक करने लग जाते हैं कि हो सकता है इस बच्चे ने पाजेब को गुमा दिया हो। बच्चा जो है वो छल कपट करना नहीं जानता है, उसके मन में ये सब नहीं होती हैं। मासूम भाव जो है ना वो होते हैं। पूरी घटना जो है उस बच्चे पर इर्द गिर्द घूमती है और पता चलता है कि जब पाजेब मिल जाती है तो सब क्या होते हैं, परिवार वाले एक राहत की सांस लेते हैं। उन्हें यह अनुभव होता है कि बिना पूरी सच्चाई को जाने बिना हम किसी के ऊपर कैसे संदेह कर सकते हैं। संदेह करना उचित नहीं है। प्रेमचंद ने इस छोटी सी घटना के माध्यम से बताया है कि परिवार के भीतर विश्वास, स्नेह और आपसी समझ का महत्व कितना जरूरी है। कितना प्रभावशाली ढंग से उन्होंने इस तरीको इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने बाल मन के निष्कपटता का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। पांचवें में क्या देखते हैं हम कि इसमें बालमन की सरलता है, पारिवारिक विश्वास और मानवीय संवेदनाओं की मनोवैज्ञानिक कहानी। मनोवैज्ञानिक से मतलब क्या होता है? मन का विज्ञान, मन में जो चलने वाले प्रश्न होते हैं, जो संशय उठते हैं, उनके बारे में। बालक क्या है? कथावाचक है, निष्कपट और मासूम दृष्टि वाला बच्चा है। माँ कौन है? परिवार की धुरी है, स्नेहमयी है। परिवार के सदस्य कौन कौन है? घर का वातावरण और आपसी संबंध कैसा है? बिना प्रमाण किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। परिवार का आधार क्या होता है? विश्वास होता है। कहानी के सार में हम कहें तो यूं ही कह सकते हैं कि एक वाजिब हो जाने पर पूरे परिवार में क्या होता है? चिंता का माहौल हो जाता है, संदेह करने लग जाते हैं और ऐसा माहौल बन जाता है। बालक कथावाचक पूरी घटना को अपनी सरल और निष्कपट दृष्टि से देखता है। बच्चा क्या होता है भाई? मासूम होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, उसको तो सहज घटना लगती है। बाजे मिलने पर क्या होती है? सब राहत की सांस लेते हैं। और इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहता है? वो यही कहना चाहता है कि बिना प्रमाण के, बिना किसी सबूतों के हमें किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए।
और परिवार में क्या होता है, हमें विश्वास, प्रेम और आपसी समझ बनाकर रखना चाहिए। बाल मन की सरलता और निष्कपटता जीवन का सबसे सुंदर गुण होता है। पाजेब का कथासार क्या है? देखिए, पाजेब का कथासार यही है कि जैनेन्द्र कुमार अपनी कहानी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि एक छोटी सी घटना है और वो यही कह रहे हैं कि परिवार में भाई आपसी समझ होना चाहिए। पूरी बात को, सच्चाई को जाने बिना हमें किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही जो है ना, वो परिवार की एक आधार होता है, धुरी होती है। पाजेब खो जाती है, बाल मन का चित्रण बताया है, संदेह उत्पन्न होता है, सत्य सामने आता है। कथासार, पाजेब का मुख्य भाव क्या है? देखिए, पाजेब का मुख्य भाव यही है कि ये घटना एक परिवार पर आधारित है, कि जब परिवार में कोई चीज खो जाती है तो तनाव होता है, हम एक दूसरे पर संदेह करते हैं। परिवार में हम बिना सच्चाई को जाने समझे बिना हम कैसे किसी पर शक करने लग जाते हैं, और जब अंत में वो चीज मिल जाती है तब हम हमें अफसोस होता है कि हमें बिना किसी बात को जाने बिना हम किसी एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। बाल मन को बताया गया है कि बालक के मन में किस तरीके से प्रश्न उठते हैं, और जबकि बच्चा क्या होता है, बिना छल के होता है, उसने ये सब नहीं किया होता है, फिर भी उस पर शक किया जाता है, लेकिन वो सहज होता है, किसी से उसके कोई राग द्वेष नहीं होता है, क्योंकि उसमें कपट नहीं है, छल नहीं है। पांचवें शीर्षक की सार्थकता क्या है? देखिए, सार्थकता जो है ना, वो अंत तक इस शीर्षक पर, इस कसौटी पर पूरी खरी उतरती है, क्योंकि पाजेब का कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? पाजेब ही है। वो घूमी तभी पूरी घटना शुरू हुई, और उस पाजेब का प्रतीक क्या है कि भाई परिवार में जब कोई चीज गुम हो जाती है ना, तब हमारे रिश्तों में क्या हो जाती है, थोड़ी दरार आ जाती है, विश्वास थोड़ा हिलने लग जाता है। पाजेब सूत्रधार है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि घटना क्या है, पाजेब पर ही तो आधारित है। पात्रों को जो है संदेह हुआ, और फिर वापस जब पाजेब मिल गई तो पाजेब से ही संदेह शुरू हुआ, और पाजेब मिलने पर सबसे संदेह दूर हो गया। तो ये सूत्रधार है। शीर्षक की विशेषताएं क्या है? देखिए, छोटा और आकर्षक है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है और अंत तक बनी रहती है। तो छोटा सा है पाजेब, तो सार्थक भी है। मुख्य कथानक से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पारिवारिक विश्वास का प्रतीक है, कहानी के संदेश को व्यक्त करता है, पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। पाजेब कहानी का मुख्य संदेश क्या है? भाई, सीधा सा संदेश है कि जैनेन्द्र कुमार जी अपनी कहानी के माध्यम से 5 महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि विश्वास सबसे बड़ी नींव होती है। बिना किसी सच को जाने बिना हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए। बिना प्रमाण आरोप मत लगाओ। जब पूरा सच ही नहीं पता है तो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। बच्चों का मन पवित्र होता है, वो छल कपट करना नहीं जानते। उनके स्वाभाविक व्यवहार को समझने के लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। प्रेम और संवाद जरूरी है। प्रेम जो होता है ना, परिवार में होना बहुत जरूरी है। बातचीत, संवाद मतलब बातचीत होती रहनी चाहिए। किसी भी बात को लेकर हमें मन मुटाव जो है वो लंबा नहीं रखना चाहिए। परिवार में प्रेम और बातचीत जो होती रहनी चाहिए। अधिकांश समस्याएं जो है बातचीत से ही सुलझ जाती हैं। सप्रसंग व्याख्या, जब व्याख्या आती है तब आप सीधे कुछ पंक्तियों को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये जो है जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित पाजेब विश्लेषणात्मक कहानी से ली गई है। इसमें मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं का और पारिवारिक संबंधों का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया है। व्याख्या के मुख्य बिंदु आपके कौन कौन से रहेंगे कि मानव मन का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है, पात्रों के अंतर्द्वंद्व और सामाजिक संघर्ष स्वाभाविक चित्रण है, बाहरी घटनाओं से अधिक मानसिक स्थिति को महत्व दिया गया है। देखिए, पाजेब गुम हुई वो स्थिति थी, वो घटना है, लेकिन उससे ज्यादा वो मन पर प्रभाव डालती है कि भाई जिस बच्चे ने ली नहीं है और हम उस पर संदेह कर रहे हैं, तो उस बाल मन पर कितना असर पड़ा होगा, उस पर ज्यादा इस कहानी में मनोवैज्ञानिक तरीके से बाल मन को दिखाया है कि क्या क्या प्रश्न मन में उठते हैं। पारिवारिक संबंधों की संवेदनशीलता दिखाई गई है। टिप्पणी में हम लिखेंगे कि भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और पात्रानुकूल है। लेखक की मनोविश्लेषणात्मक शैली अत्यंत प्रभावशाली है। संवाद स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है।
कहानी का उद्देश्य मानव मन की गहराइयों को और भावनाओं को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करना है। यह कहानी हिंदी की श्रेष्ठ मनोविश्लेषणात्मक कहानियों में से गिनी जाती है। देखिए, तीनों कहानियों का तुलना हम करें तो इस तरीके से करते हैं कि पहले उसने कहा था, जिसमें क्या आता है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और आकाशदीप के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि छायावादी हैं, और पाजेब जो है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा है। तो उसने कहा था, विषय क्या है हमारा, प्रेम और बलिदान, वचन की पालना। शैली क्या है, यथार्थवादी पंजाबी पृष्ठभूमि, और युद्ध की पृष्ठभूमि है, युद्ध के रूप में ही उसका वर्णन हुआ था। बाल मन एक अमृतसर के बाजार से कहानी शुरू हुई थी, जो कि जाकर युद्ध भूमि में खत्म हो गई। आकाशदीप में हम पढ़ेंगे कि पढ़ा था जयशंकर प्रसाद कि भाई आशा और आदर्शवाद मानवीय मूल्य, और शैली क्या है, गीतात्मक है, प्रतीकात्मक और छायावादी है। मैंने बताया ना, जहां भी जयशंकर प्रसाद नाम आए तो वो छायावादी कवि हैं, ये ध्यान में रखना है। जिसमें चंपा जो है वो अपने किस तरीके से आदर्श प्रस्तुत करती हैं और आशावादी रहती हैं अंत तक। पाजेब में क्या है कि एक परिवार की घटना है, जब एक कीमती बहुमूल्य सामान जिसका नाम है पाजेब वो गुम हो जाती है, तो कैसे विश्वास और बाल मन पे संदेह किया जाता है, और उसमें किस तरीके से प्रश्न मन में उठते हैं। तो इन सब का तीनों लेखकों का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी क्या है, हिंदी के प्रथम सफल आधुनिक कहानीकार के माने जाते हैं। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी, लेकिन उसने कहा था उन्हें अमर बना दिया। जयशंकर प्रसाद क्या है, छायावादी युग के महान साहित्यकार हैं। कविता, नाटक, उपन्यास और कहानी सभी विधाओं में उत्कृष्ट रचनाएं दी हैं। उनकी भाषा काव्यात्मक और भावपूर्ण है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार हैं। इन्होंने मानव मन की जटिलताओं और पारिवारिक जीवन को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। तीनों कहानी के मूल भाव क्या है, उसने कहा था मैं प्रेम, त्याग, वचन पालना है। आकाशदीप में क्या है, आशा, विश्वास और आदर्शवाद मानवीय मूल्य है। पाजेब में क्या है, विश्वास, संवेदनशीलता, बाल मन और मनो पारिवारिक प्रेम है। कहानी के 6 तत्व और एक सरल परिचय देखिए। कथा वस्तु है सफेद, बिल्कुल हाँ। संवाद, उद्देश्य, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, भाषा शैली। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं? देखिए, कथा सार और सारांश, कहानी की घटनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। कथा सार में शुरुआत, मध्य और अंत तीनों का उल्लेख करेंगे। तो हमने जिस तरीके से कहानी को पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि हम किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से उसको लिखेंगे। फिर आता है शीर्षक, सार्थकता। जी हाँ, जैसे जैसे नाम हमारे सामने आएंगे तो वो शुरू से लेके अंत तक अपने शीर्षक पर पूरे सार्थक रूप से कसौटी पर खरे उतरे हैं। चरित्र चित्रण, भाई जिस तरीके से कहानी लिखी गई है तो संवाद आए हैं, तो उन संवादों के द्वारा हमें पता चलता है कि जो पात्र आए हैं उनके चरित्र को हम आराम से समझ सकते हैं कि उनकी गुण कैसे हैं, स्वभाव कैसा रहा है, और कहानी में उनका रोल किस तरीके से रहा है। तो चरित्र चित्रण समझने में सरल रहा है। सह प्रसंग व्याख्या, व्याख्या में हम कहाँ से लिया गया है, कौन से पाठ से लिया है, कविता उसका कवि कौन है, और इस में किस चीज का वर्णन हुआ है, फिर व्याख्या करेंगे, और अंत में टिप्पणी। टिप्पणी में हम भाषा सरल, सहज ये लिखेंगे। परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें? देखिए भाई, आप पहले तो परिचय लिखेंगे, मुख्य बिंदु पर आएंगे, थोड़ा बहुत उदाहरण देंगे और निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। भाषा शैली की तुलना तीनों कहानियों में देखिए, गुलेरी की भाषा क्या है, सहज, सरल, प्रवाहपूर्ण, पंजाबी और परिवेश से युक्त है। प्रसाद जी की क्या है, संस्कृतनिष्ठ, साहित्यिक, काव्यात्मक और प्रभावपूर्ण है। जैनेन्द्र जी की भाषा सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और मनोवैज्ञानिक तरीके की है। मुख्य पात्रों की झलक देख लेते हैं एक बार। लहना सिंह उसने कहा था मैं मुख्य पात्र कौन है, लहना सिंह है, जो कि एक साधारण सैनिक है, साधारण व्यक्तित्व है, प्रेम, वचन, कर्तव्य और त्याग, ये चारों गुण उसमें विद्यमान है। यादगार पात्र है। मुख्य पात्र आकाशदीप में कौन है? आकाशदीप में मुख्य पात्र जो है वो जीवन की कठिनाइयों में भी आशा और विश्वास का दामन नहीं छोड़ते हैं। उनके माध्यम से प्रसाद जी ने आदर्श जीवन को प्रस्तुत किया है। बालक जो पाजेब जो पाठ है आपका, उसमें बालक का पात्र कैसा है, निष्कपट है, स्वाभाविक है, बाल मन का प्रतीक है। उसके माध्यम से जैनेन्द्र ने दिखाया कि बच्चे के भावनाओं को
ईमानदारी से कैसे जीता है, उस पे माल मन पर कितना असर पड़ता है। तीनों कहानियों का उद्देश्य क्या है? देखिए, उसने कहा था का उद्देश्य क्या है? मानवता को प्रेम, कर्तव्य और बलिदान का संदेश देना है। निस्वार्थ प्रेम की व्याख्या की गई है। आकाशदीप में उद्देश्य रहा है कि आशा, प्रेम और उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। आशा ही जीवन का दीप है। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। पाजेब में उद्देश्य रहा है कि परिवार में विश्वास, बाल मनोविज्ञान और मानवीय रिश्ते ये जरूरी होते हैं। बिना प्रमाण के हमें जो है ना किसी पे संदेह नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है, विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है। मुख्य बातें उसने कहा था, में लहना सिंह का वचन पालन है, प्रेम और कर्तव्य दिखाया गया है। आकाशदीप में आशा और विश्वास पे दिया गया है। अंधकार में जो है प्रकाश, जो दिया जो है ना वो जलाए रखना चाहिए। हमें निराश नहीं होना चाहिए। पाजेब में परिवार में विश्वास सबसे जरूरी है। परीक्षा के लिए जरूरी जो टिप्स आपको बताए गए हैं वो आप ध्यान से देखिए। देखिए, हमने पहली और दूसरी इकाई को बहुत ही विस्तार रूप से और बहुत ही सरल तरीके से हमने पढ़ा। तो अब हमारी आज की महामैराथन क्लास में हमने पहली इकाई और दूसरी इकाई को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा है, समझा है, और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप उत्तरों को बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। क्योंकि हमारा सफर जो है ना बहुत ही अच्छा रहा है, और आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को आप जो है नोट्स ऐप पर जाएं, क्योंकि आपके सारे नोट्स जो हैं वो आपके ऐप पर उपलब्ध हैं। और मिशन हमारा आपको याद ही होगा, हम फिर से याद दिला देते हैं, ये 10,000 का मिशन है हमारा। जी हाँ, और ये आपके साथ के बिना तो इम्पॉसिबल है। और इम्पॉसिबल कहते हैं ना, एक कहानी है, नथिंग इज द इम्पॉसिबल। जब हमारा और आपका साथ बना है तो हम तो इसको 10,000 से ऊपर ही ले जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आपका साथ हमारे साथ यूं ही बना रहेगा, और 14 सितंबर को हमारा 1 साल, आपका और हमारा साथ जो है ना वो 1 साल का हो जाएगा। तो आपका साथ ऐसे ही बना रहे, और 10,000 से ऊपर तक हमारा टारगेट जाएगा, बिल्कुल। और हमें ये पूरा विश्वास है। गैस पेपर जो है वो ऑल रिकॉर्डेड वीडियोस में लगा दिया गया है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें हमने एमसीक्यूज, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंध, उन पे टिक लगाए हैं। तो प्लीज आप गैस पेपर को ऑल्ड वीडियोस पे देखें। पार्ट 1 ऑल्ड लाइव वीडियो में आपको लगा दिया गया है, तो ऑल यूनिट्स का रिवीजन जो है ना उसी में जाकर आप करेंगे। और अब तो हम टुकड़ों में, आपको टुकड़ों में जो है उसको बहुत ही डिटेल से बता रहे हैं, बहुत सरल तरीके से बता रहे हैं, ताकि क्या है ना, जब हम कहानी को समझ लेते हैं तो कितना आसान हो जाता है हमारे उत्तर को पूरा करना। तो जो सेमेस्टर 6 की हिंदी साहित्य की जो ये क्लास है, वो पार्ट 2 आज हमने ली, जिसमें हमने इकाई 1 और इकाई 2 पर चर्चा की। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में बहुत आ गया होगा। और आपके लिए सह प्रसंग व्याख्याएं जो है वो जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जब हमने पाठ को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो व्याख्याएं तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। बस आप तो ये याद रखिए कि आपके साथ की वजह से हम यहाँ तक सफर पूरा कर पाए हैं, और आगे भी हमारा सफर जो है वो आपके साथ की वजह से बहुत ही बेहतर रहेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। राधे राधे।